आज की तारीख है 18 दिसंबर 2025। हर दिन की तरह आज भी अखबारों की सुर्खियां राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मुद्दों से भरी हुई हैं। एक आम इंसान के लिए ये महज खबरें हो सकती हैं, लेकिन एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए ये सिलेबस के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने का एक मौका है। बिल्कुल। आज की हमारी इस खास बातचीत का मकसद यही है, इन खबरों के पीछे छिपे कंसेप्ट्स को पकड़ना, खास तौर पे प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से। हाँ, और आज हम जिन 5 खबरों को देखने वाले हैं उनमें एक कॉमन थ्रेड है, चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब शक्तियों का संतुलन। चाहे वो राज्यपाल की शक्ति हो जो सरकार के काम पर एक चेक है, या फिर MPLADS में जिला प्रशासन का रोल जो सांसद की सिफारिश पर एक चेक है। अच्छा। हम देखेंगे कि यह सिद्धांत राज्य के स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक कैसे काम करता है। ये तो बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क है। तो चलिए आज के अखबार को खोलते हैं और इस चेक्स एंड बैलेंसेस की कहानी को समझना शुरू करते हैं। हमारी चर्चा के केंद्र में होंगे राज्यपाल की शक्तियां, MPLADS योजना, दिल्ली का प्रदूषण और CQAM, भारत का परमाणु दायित्व कानून और यूरोप का नया कार्बन टैक्स CBAM। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। खबर उत्तराखंड से है, जहां राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कुछ सुधारों के लिए सरकार को लौटा दिया है। ये शक्ति उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 से मिलती है। अब यहीं से यूपीएससी का एक क्लासिक पजल बनता है। मैं आपके सामने 3 स्टेटमेंट रखता हूं और इनमें एक टिपिकल यूपीएससी ट्रैप है। देखते हैं हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। चलिए कोशिश करते हैं। पहला, राज्यपाल किसी धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकते हैं। दूसरा, अगर राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर दे तो राज्यपाल को सहमति देनी ही होगी। ठीक है। और तीसरा, अगर किसी विधेयक से राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, और ट्रैप पहले ही स्टेटमेंट में है। कथन पूरी तरह से गलत है। अच्छा। हाँ, और इसका लॉजिक समझना जरूरी है। देखिए, कोई भी मनी बिल सदन में पेश ही राज्यपाल की पूर्व अनुमति से किया जाता है। तो ये तो वही बात हो गई कि आप किसी को पार्टी में आने का न्योता दें और जब वो आ जाए तो कहें कि जरा सोचकर बताता हूं कि तुम अंदर आ सकते हो या नहीं। ये तो बहुत सटीक एनालॉजी है। मतलब जब उन्होंने पेश करने की अनुमति दे ही दी तो अब उसे पुनर्विचार के लिए लौटाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उनके पास मनी बिल को लेकर क्या विकल्प बचते हैं? उनके पास 3 विकल्प हैं। या तो वो अपनी सहमति दे दें, या सहमति रोक ले जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। लेकिन पुनर्विचार का विकल्प मनी बिल पर नहीं है। ये की फैक्ट है जो प्रीलिम्स में बार बार पूछा जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरे कथन पर आते हैं कि अगर बिल दोबारा पास होकर आ जाए तो राज्यपाल को हाँ कहनी ही पड़ेगी। क्या ये राज्यपाल के पद को एक तरह का रबर स्टैंप नहीं बना देता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर इस पर बहस होती है। हाँ, संवैधानिक तौर पर यह सच है। ये राज्यपाल पर एक बाध्यता है। इसे सस्पेंसिव वीटो का ओवरराइड होना कहते हैं। लेकिन इसे रबर स्टैंप कहना शायद ठीक नहीं होगा। राज्यपाल का बिल लौटाना अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है। ये सरकार को अपने कानून पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है, मीडिया और जनता का ध्यान खींचता है। मतलब एक तरह का पब्लिक प्रेशर बनाने का तरीका। बिल्कुल। तो भले ही अंतिम शक्ति विधानमंडल के पास हो, लेकिन राज्यपाल की यह शक्ति एक महत्वपूर्ण चेक का काम करती है। समझ गया। तो ये एक प्रक्रियात्मक देरी और सार्वजनिक जांच का एक तरीका है, भले ही अंतिम नतीजा ना बदले। और तीसरा कथन जो हाईकोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है। तीसरा कथन बिल्कुल सही है, और ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक बाध्यता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों या उसकी स्थिति को कमजोर कर सकता है तो वे उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, ये डिस्क्रेशनरी नहीं, कंपल्सरी है। हाँ, ये हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया एक शानदार सेफ्टी वॉल्व है। मेंस के नजरिए से ये पूरा विषय केंद्र राज्य संबंधों और संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका के विवादास्पद मुद्दे पर लिखने के लिए बेहतरीन पॉइंट्स देता है। तो हमने देखा कि कैसे संविधान में राज्य के स्तर पर शक्तियों को संतुलित किया गया है। अब जरा जमीनी स्तर पर चलते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि विकास के कामों में एक सांसद और प्रशासन के बीच शक्तियों का संतुलन कैसे बनाया गया है। खबर है कि बिहार में MPLADS फंड का इस्तेमाल करके नॉलेज हब बनाए जा रहे हैं। हाँ, और ये खबर हमें इस योजना के कोर मैकेनिज्म को समझने का मौका देती है।
ये योजना सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 के 2 हिस्सों को जोड़ती है, सरकारी नीतियां और उनका कार्यान्वयन और संसद की कार्यप्रणाली। इस योजना के बारे में भी कुछ आम धारणाएं हैं, जिससे एक ये कि ये फंड नॉन लैप्सेबल होता है। इसका असल में मतलब क्या है? नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि पैसा 31 मार्च को खत्म नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई यूज इट और लूज इट वाला जिम का मेंबरशिप नहीं है। हाँ, बल्कि ये एक बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें पैसा तब तक पड़ा रहता है जब तक कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो दिया गया है वो पूरा ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकारी कामों में अक्सर देरी होती है। अगर फंड हर साल लैप्स हो जाता तो कई ज़रूरी स्कूल या सड़कें आधी अधूरी ही रह जाती। सही बात है। और एक दूसरा पहलू है संसद की भूमिका। अक्सर लोगों को लगता है कि संसद ही पैसा खर्च करता है, लेकिन यहाँ भी एक चेक एंड बैलेंस है ना? वो अपने क्षेत्र की ज़रूरतें पहचानते हैं और बताते हैं कि यहाँ एक हैंडपंप लगना चाहिए या उस स्कूल की दीवार बननी चाहिए। लेकिन उसका काम को मंजूरी देना, उसका बजट बनाना और उसे लागू करवाना, ये सारी शक्ति जिला प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास होती है, जिसका मुखिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। तो सांसद सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं। एकदम सही। ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, खासकर आंकड़ों को लेकर। खबरों में जिक्र है कि SC/ST आबादी वाले इलाकों में फंड खर्च करने के कुछ नियम हैं। एक आम धारणा है कि 15% फंड ST आबादी के लिए खर्च होना चाहिए। और यहीं पर UPSC अच्छे और बेहतरीन अभ्यर्थी में फर्क करता है। ये 15% का आंकड़ा एक क्लासिक ट्रैप है। अच्छा। अपनी वार्षिक राशि का कम से कम 15% अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी वाले क्षेत्रों में और 7.5% अनुसूचित जनजाति यानी ST की आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च होने वाले कामों की सिफारिश करनी चाहिए। ओहो, तो 15% SC के लिए है, ST के लिए नहीं? बिल्कुल। UPSC को पता है कि अभ्यर्थी दबाव में 15% का आंकड़ा तो याद रखेंगे, लेकिन ये भूल जाएंगे कि वो SC के लिए है या ST के लिए। असली बात सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि टारगेटेड एलोकेशन का सिद्धांत और नोट्स में प्रिसिजन की जरूरत है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बारीक पॉइंट था। चलिए, जमीनी स्तर के विकास से अब एक ऐसी समस्या पर आते हैं जो जमीन से उठकर हवा में फैल गई है, दिल्ली का प्रदूषण। एक सदाबहार विषय। हाँ, दिल्ली में GRAP 4 लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग मतलब CAQM पर कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। ये CAQM काफी नई संस्था है। क्या ये बस एक और कमेटी है या इसमें कुछ खास बात है? ये सिर्फ एक और कमेटी नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक सुपर बॉडी है। सुपर बॉडी? हाँ, और इसकी खासियत इसके जन्म में ही छिपी है। कई लोगों को लगता है कि इसे भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया होगा, जो कि एक अम्ब्रेला एक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। CAQM एक सांविधिक निकाय तो है, लेकिन इसे अपने खुद के कानून वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत बनाया गया है। अच्छा, इसका अपना ही एक्ट है? हाँ, पहले एक अध्यादेश आया, फिर उसे संसद ने कानून बनाया। ये छोटी सी जानकारी प्रीलिम्स में 1 नंबर का सवाल बन सकती है। सुपर बॉडी, ये शब्द काफी शक्तिशाली लगता है। इसे ये शक्ति कहाँ से मिलती है? क्या ये राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी ऊपर है? हाँ बिल्कुल, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके पास दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को रद्द करने या बदलने की शक्ति है। मतलब ये राज्यों के फैसलों को पलट सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पहले होता ये था कि हरियाणा कुछ और कर रहा है, यूपी कुछ और दिल्ली की समस्या जस की तस बनी रहती थी। CAQM इस पूरे क्षेत्र के लिए एक इंटीग्रेटेड योजना बना सकता है और उसे लागू करवा सकता है। ये राज्यों के बीच समन्वय की कमी को दूर करता है। और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के साथ इसका क्या संबंध है? क्या GRAP भी यही बनाता है? हाँ, GRAP का ढांचा तैयार करना और उसे कब लागू करना है, ये तय करने की जिम्मेदारी इसी आयोग की है। प्रदूषण के स्तर के आधार पर, जैसे AQI सीवियर है या सीवियर प्लस, कब निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी, कब BS4 गाड़ियों पर प्रतिबंध लगेगा, ये सब GRAP के तहत CAQM ही तय करता है। आप जानते हैं संस्थाओं का विकास देखना कितना दिलचस्प होता है। दशकों तक प्रदूषण एक राज्य स्तरीय मुद्दा था,
जहां कई एजेंसियां आपस में तालमेल के बिना काम करती थीं। CAQM जैसी एक सुपर बॉडी का बनना ये दिखाता है कि अब हम पर्यावरण शासन को लेकर कितना गंभीर और एकीकृत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इस सुपर बॉडी का विचार दिलचस्प है, जहां एक केंद्रीय संस्था के पास राज्यों के ऊपर अधिकार हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत जहां एक पक्ष के पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है, हमें हमारे अगले विषय में भी दिखता है, भारत का परमाणु दायित्व कानून। बिल्कुल। खबर है कि अमेरिका में एक नए परमाणु बिल को लेकर भारत में आपूर्तिकर्ता दायित्व यानी सप्लायर लायबिलिटी का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ये CLNND एक्ट थोड़ा टेक्निकल है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बिल्कुल, अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये GS पेपर 3 यानी ऊर्जा अवसंरचना और GS पेपर 2 यानी द्विपक्षीय समझौते का संगम है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बिल्डर, ये हमारा न्यूक्लियर ऑपरेटर, एक बिल्डिंग बनाता है और इसके लिए सीमेंट एक कंपनी, यह हमारा सप्लायर से लेता है। अब बिल्डिंग भगवान ना करे गिर जाती है। ठीक है। 2010 दो बातें कहता है। पहली, सख्त दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत। इसका मतलब है कि मुआवजा देने की पहली और सीधी जिम्मेदारी बिल्डर यानी ऑपरेटर की होगी, चाहे गलती सीमेंट वाले की ही क्यों न हो। अच्छा। इससे पीड़ितों को मुआवजे के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता, उन्हें एक ही जगह से मुआवजा मिल जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कानून का मानक है। लेकिन इसमें सप्लायर तो साफ बच निकला। यहीं पर भारत का कानून दुनिया के बाकी कानूनों से अलग और मजबूत हो जाता है। कानून की धारा 17B राइट ऑफ रिकोर्स का अधिकार देती है। राइट ऑफ रिकोर्स? हाँ, ये वो शक्ति है जो बिल्डर को इजाजत देती है कि वो पीड़ितों को मुआवजा देने के बाद जाकर सीमेंट वाले यानी सप्लायर से अपना पैसा वसूल सके, अगर ये साबित हो जाए कि बिल्डिंग उसके खराब सीमेंट की वजह से गिरी थी। भारत का कानून ये दूसरा कदम भी सुनिश्चित करता है। अच्छा, तो यही वो राइट ऑफ रिकोर्स है जिसको लेकर अमेरिकी और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने से हिचकिचाती रही हैं। उन्हें डर है कि दुर्घटना होने पर उन्हें भी हर्जाना देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कानून विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भी उतना ही लागू होता है जितना भारतीय आपूर्तिकर्ताओं पर, और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ ऑपरेटर की हो। हाँ, जो कि भारत सरकार की कंपनी NPCIL है। लेकिन भारत का तर्क है कि जो अरबों डॉलर के उपकरण बेच रहा है, उसकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए। मेंस में ये सवाल अक्सर बनता है कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी निवेश और परमाणु दायित्व के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को भारत में जवाबदेही ठहराने से लेकर अब कहानी को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे यूरोप हमारे निर्यातकों को उनके कार्बन उत्सर्जन के लिए जवाबदेह ठहराने की तैयारी कर रहा है। हमारा आखिरी विषय है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। ये नाम ही बड़ा डरावना लगता है। ये किस संगठन की पहल है और क्या ये भारत के लिए एक नई मुसीबत है? नाम थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये यूरोपियन संघ यानी EU की पहल है, और हाँ, ये भारत के स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट जैसे कई उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अगर मैं जमशेदपुर में एक स्टील फैक्ट्री का मालिक हूं और अपना स्टील यूरोप भेजता हूं, तो इस CBAM का मुझ पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो अब जब आप अपना स्टील यूरोप भेजेंगे तो आपको ये हिसाब भी देना होगा कि 1 टन स्टील बनाने में आपकी फैक्ट्री से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अच्छा। यूरोपियन संघ इसकी तुलना अपने यहाँ की स्टील फैक्ट्री के उत्सर्जन मानकों से करेगा। अगर आपका उत्सर्जन उनके मानकों से ज्यादा है तो उस अतिरिक्त उत्सर्जन पर आपको यूरोप में घुसने से पहले एक टैक्स देना होगा। इसी टैक्स का नाम CBAM है। लेकिन EU ऐसा कर क्यों रहा है? उनका आधिकारिक तर्क है कार्बन लीकेज को रोकना। वो नहीं चाहते कि यूरोप की कंपनियां अपने सख्त और महंगे पर्यावरण नियमों से बचने के लिए अपनी फैक्ट्रियां भारत या चीन जैसे देशों में ले जाएं, जहां नियम उतने सख्त नहीं हैं। मतलब अपनी इंडस्ट्री को बचाना। हाँ, अपनी इंडस्ट्री भी बची रहेगी और दुनिया भर में उत्सर्जन कम करने का दबाव भी बनेगा। ये उनका पक्ष है। और हमारा पक्ष क्या है? जाहिर है हमें ये पसंद नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। भारत और कई विकासशील देशों का मानना है कि ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के नाम पर एक नया व्यापार अवरोध है, मतलब अ हिडन ट्रेड बैरियर।
ये हमारे निर्यात को महंगा और गैर प्रतिस्पर्धी बना देगा। हम इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के खिलाफ भी मानते हैं, जो कहता है कि आप देशों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहाँ मेंस के लिए एक शानदार बहस का मुद्दा बनता है, क्या CBAM जलवायु न्याय है या व्यापार संरक्षणवाद? वाह! तो आज हमने 5 अलग-अलग खबरों के जरिए संविधान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को हर स्तर पर देखा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे राज्यपाल की शक्ति विधानमंडल पर एक चेक है, जिला प्राधिकरण की शक्ति सांसद पर, CAQM की शक्ति राज्यों पर, CLND में सप्लायर की जवाबदेही ऑपरेटर पर और अब CBAM के जरिए EU की शक्ति भारतीय निर्यातकों पर। सही बात है। ये दिखाता है कि UPSC की तैयारी के लिए हर खबर को सिलेबस के साथ जोड़कर और एक ओवरआर्चिंग थीम के तहत देखना कितना जरूरी है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि घरेलू नीतियां जैसे MPLADs, संवैधानिक पद जैसे राज्यपाल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसे CBAM, ये तीनों मिलकर भारत की विकास यात्रा की दिशा तय कर रहे हैं। क्या भविष्य में इन तीनों के बीच संतुलन बनाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, खासकर जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी जैसी दोहरी चुनौतियों से जूझ रही हो? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।